बच्चों, कैसे हो? अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स। उसको हिंदी में बोलते हैं क्या हम? आव्यूह। हम इसकी शुरुआती मतलब जो बेस है इसके बारे में आज हम जानेंगे। कुछ इसका डेफिनेशन है वो हम जानेंगे। तो वही हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा। हम कुछ शुरुआत में हम लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह लिखे हैं हम। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले तो हमने आव्यूह की परिभाषा लिखा है। क्योंकि यह आव्यूह की जो परिभाषा है यह आपको याद कर सकते हो। समझाने के लिए हम अनेक तरीका है जो हम आपको समझाएंगे, कैसे ये इसको इस पर न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। इससे पहले न्यूमेरिकल सीखने से पहले हम इसका बेसिक हमें जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में मैट्रिक्स है क्या? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याओं के एक निकाय, निकाय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टम। एक पद्धति की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था, मतलब आयताकार सारणी के रूप में जो व्यवस्था किया गया होता है संख्याओं के एक निश्चित पद्धति को, एक सिस्टम को, उसको बोलते हैं क्या? हम आव्यूह बोलते हैं। जानकारी के लिए, मतलब आयताकार का मतलब आप समझते हो, मतलब ऐसे होता है रेक्टेंगल, ये आयताकार है। ठीक है, तो हम चूंकि इसको पूरा घेरते नहीं हैं, हम केवल दो लाइनें खींचते हैं। अब वो लाइनें हैं, मान लीजिए हमने एक ये और एक लाइन खींच दिया, लेकिन हमें यहाँ से भी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा और यहाँ से भी घुमाना पड़ेगा। जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक यह आव्यूह नहीं कहा जाएगा, यह आयताकार सारणी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह हम आव्यूह को करेंगे। अब आइए इस आव्यूह में क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि आव्यूह में ये जो लिखा गया है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। एक बेसिक चीज है, इसके बाद अभी और कुछ बताया जाएगा क्योंकि इतने से काम चलने वाला है नहीं। ठीक है बच्चों, और आप लोग ध्यान से, यदि आव्यूह में m पंक्तियां, इस पंक्तियां का हम जो पंक्ति होती है उसको हम अंग्रेजी में रो बोलते हैं। क्योंकि पंक्तियां है तो हमने रोज लिखा है। n स्तंभ है तो ये कॉलम, पंक्ति को अंग्रेजी में रो, स्तंभ को कॉलम है। तो उसे m और n बीच में गुणा का चिन्ह है, हम इसको पढ़ेंगे m क्रॉस n। क्या पढ़ेंगे हम? m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। और इस m क्रॉस n क्रम के आव्यूह को दर्शाते कैसे हैं? कैपिटल A बराबर स्मॉल a आई जे, और इसको आप आव्यूह में क्या कर देंगे? चिन्ह दे देंगे और m क्रॉस n द्वारा दर्शाया जाता है। और यहाँ पर जो a आई जे है, यहाँ पर जो a आई जे, वो जो i है वह पंक्ति को दर्शाता है और जो j है वह स्तंभ को दर्शाता है। इसका सबसे आसानी भाषा में हम यहाँ पर एक चित्र बनाए हैं, मतलब ये एक डायग्राम हिसाब से ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम इसको समझेंगे कैसे, यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पंक्ति की बात होगी, यह पंक्ति इसको बोलते हैं A11, A12, A13। ऐसी जो रेखा होगी, मतलब इस तरह जब हम करेंगे इस लाइन में तो क्या कहा जाएगा? पंक्ति कहा जाएगा। और जब हम ऐसे बात करेंगे सीधा एकदम, तो इसको बोलेंगे क्या? हम स्तंभ बोलेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे हम इसको, और इसको क्या बोलेंगे? हम पंक्ति बोलेंगे इस रेखा में। तो जो A11, A12, A13 है, यह आपका क्या है? पहली पंक्ति है। A21, A22, A23 दूसरी पंक्ति है। A31, A32, A33 ये तीसरी पंक्ति है। देखिए पंक्ति जो है पहली पंक्ति है तो यह 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है
1 यहाँ भी है, यह चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यह क्या दर्शाता है कि यह जो A11 है यह पहली पंक्ति का पहला अवयव है। पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ का पहला अवयव, ऐसे कहेंगे। पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ 1 1 है तो पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव। उसी तरह आ जाओ, पहली पंक्ति और 2 लिखा है ना, तो क्या पढ़ेंगे, दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का दूसरा अवयव। इसी तरह पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का ये तीसरा अवयव। कहने का मतलब यह है कि यह जो पंक्ति है इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3। दूसरी पंक्ति में 3 1 2 3। तीसरे पंक्ति में 1 2 3। और स्तंभ में आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हम यह कह सकते हैं कि यह किस कोटि का आव्यूह है। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, अतः हम इसको 3x3 कोटि का स्तंभाव्यूह कह सकते हैं। क्योंकि 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो यह कौन सी कोटि का आव्यूह है, 3x3 कोटि का आव्यूह है। तो कहने का मतलब है कि पंक्ति भी बराबर स्तंभ भी बराबर, तो यह जो होता है वह जितनी पंक्ति जितने स्तंभ, जितने पंक्ति जितने स्तंभ, तो हम उसको वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो कि 3x3 कोटि का क्या है, आव्यूह है। अब यही चीज है कि 1 1 1 2 1 3। तो पहले आपको समझाया गया कि इस तरह की रेखा होगा तो क्या कहा जाएगा, पंक्ति। ये भी क्या है, पंक्ति। ये भी क्या है, पंक्ति। ऐसे जब बात करेंगे तो ये क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, आपका स्तंभ है। ये जो A11 A12 A13 ये सब इस आव्यूह के क्या है, अवयव। क्या है, ये अवयव है। अब इसका आगे जानकारी के लिए पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट कर सकते हो और इसको 2-3 बार पढ़ लोगे। जब पढ़ लोगे तो कोई समस्या अगर आता है तो पुनः आप वीडियो को सुनकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से एकदम, कोई मतलब ये इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। बस आपको ये 2-3 बातें याद रखना है कि जब भी आव्यूह की बात करेंगे तो याद रहे वो रेक्टेंगल में होता है। इसमें पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति हमेशा एकदम सीधी रेखा ऐसे क्षैतिज में होती है, और जब क्षैतिज, ठीक है, और जब स्तंभ की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर एकदम लंब की तरह। तो ऐसे करेंगे तो यह स्तंभ होगा और ये जो है ये क्या कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। अब आगे आपको पुनः इसके बारे में और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है एक दो बातें याद रखना है आप लोगों को। वह बात क्या है, यह ध्यान देना है कि कभी भी जब हम आव्यूह की बात करेंगे और जब हम आव्यूह को लिखेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले हम पंक्ति को दर्शाते हैं और उसके बाद हम स्तंभ को दर्शाएंगे। माने सबसे पहले हम पंक्ति को दर्शाएंगे। आव्यूह का जो क्रम है वह क्रम जब हम लिखेंगे तो पहले पंक्ति लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ। मतलब आपको अभी भी समझाया गया कि जो AIJ है, जो AIJ है हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ कोई नंबर आ सकता है, तो जो I है वह पंक्ति को दर्शाएगा, जो J है वह स्तंभ को। तो आव्यूह को लिखते समय यह ध्यान देना है कि पहले हम पंक्ति को दर्शाएंगे और उसके बाद क्या दर्शाएंगे, स्तंभ। अगर लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया क्या 3 1, तो आप क्या कहोगे कि यह कौन सा आव्यूह का कौन सा अवयव है, तो कहोगे कि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तीसरी पंक्ति, ये 3 क्या है, पंक्ति को दर्शाएगा, 1 किसको दर्शाएगा, स्तंभ को दर्शाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह कहाँ आएगा, देख लीजिए ये A31 है, ये आपका तीसरी क्या है, पंक्ति है, और 1 है क्या, मैंने पहले स्तंभ का। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन सा है, A31। तो हमेशा याद रखिएगा कि आव्यूह को लिखते समय जो क्रम होता है यह ध्यान देना है कि सबसे पहले हम पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद हम किसको, स्तंभ को लिखेंगे। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे आइए, आपको बताया जा रहा है।
अब देखिए आगे आपको, अब हम आपको बताएंगे क्या, आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान देना है, ये आव्यूह के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। तो ये आपका पहला है पंक्ति आव्यूह। इस पंक्ति आव्यूह को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सबको समझे, पूरा समझाया जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिएगा। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। तीसरा है शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य कहो या रिक्त आव्यूह कहो। 4 नंबर है वर्ग आव्यूह। 5 नंबर है विकर्ण आव्यूह। 6 नंबर अदिश आव्यूह और 7 नंबर इकाई या तत्समक आव्यूह। तो इस स्थिति में जो आव्यूह का प्रकार है यह आपको समझना है। तो ये बच्चों हम एक एक करके कैसे समझते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पंक्ति आव्यूह के बारे में जानेंगे। पंक्ति आव्यूह के बारे में जानने के लिए आपको यह ध्यान देना है कि यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, यदि आव्यूह में केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, ध्यान से समझिएगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो और मेरी बातों को जब ध्यान से सुनोगे तभी आप इसको नोट्स कर सकते हो। क्या कहा है कि यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, तो आ जाओ ध्यान से सभी लोग। जैसे मान लीजिए हम एक एक करके बता रहे हैं आपको, ये आपका आव्यूह। अब एक पंक्ति की जब बात करेगा तो हम यहाँ पर करेंगे केवल एक पंक्तियाँ, शुरू में बताया गया। जैसे मान लीजिए ये आपका 1 2 3 ये हम लिख दिए, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13। तो ये पहली पंक्ति है और इसमें एक ही पंक्ति है। नीचे अगर लिखा गया होता नीचे भी, तब हम इसको 2 पंक्ति कहते, फिर 3 पंक्ति कहते, लेकिन पंक्ति आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए। स्तंभ कितना भी उससे मतलब हमें नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल एक पंक्ति से। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। तो क्या कहोगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या बोलेंगे हम, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दिख ही रहे हो। ठीक है, अब दूसरा हम ध्यान देंगे। दूसरा हमारा क्या है, स्तंभ आव्यूह है। क्या है, स्तंभ। अब हम दूसरा क्या है, स्तंभ आव्यूह। तो चलिए हम स्तंभ आव्यूह के बारे में जानते हैं। जिस तरह आप पंक्ति आव्यूह जाने कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पंक्ति आव्यूह। उसी तरह हम स्तंभ की बात करेंगे तो यहाँ कहेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, उसको क्या बोलेंगे हम, स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में कह सकते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। स्तंभ की बात किया, ये ध्यान दीजिएगा, किसकी बात किया है, केवल स्तंभ की बात। तो हम स्तंभ को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे A12, ये पहली पंक्ति, ठीक है। फिर ये आ जाए, ये आपका 2 1, ये दूसरी पंक्ति, ये आ जाओ 3 1, ये तीसरी पंक्ति। लेकिन स्तंभ आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A12 नहीं है, ये 1 1 है। A11 A21 A31। तो जिस तरह आप AIJ की बात करते हैं, ये पहला पंक्ति दर्शाता है और ये जे जो है स्तंभ दर्शाएगा। तो यदि एक ही स्तंभ की बात करेंगे हम, तो जे हर जगह क्या होगा, एक समान होगा। तो देखो यहाँ पर 1 1 1, लेकिन ये बदल रहा है, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। इसका मतलब पंक्ति तो इसमें 3 है, लेकिन स्तंभ इसमें कितने हैं, केवल एक ही स्तंभ है। ठीक है, आंकिक रूप में देख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो यह 1 2 3, इसमें एक ही स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कितना है, 3। तो हमें यहाँ स्तंभ वाले में पंक्ति से मतलब नहीं है और पंक्ति वाले में स्तंभ से मतलब नहीं है। तो स्तंभ आव्यूह क्या कहेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, हम क्या बोलेंगे उसको, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तीसरा नंबर, शून्य
या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव का मतलब क्या है कि ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। एकदम सीधा सीधा, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, हम उसको क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। हमने यहाँ पर 0 0 0 क्या कर दिया, लिख दिया। तो शून्य या रिक्त अवयव की बात करेंगे तो ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, हम उसको क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। हम इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स या नल, NU तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो शून्य और समझ में आया आपको, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। चलिए 4 नंबर हम समझते हैं, क्या है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग के बारे में आप समझते हो पहले से। अगर वर्ग की कोई संरचना हम बनाएं तो हम कह सकते हैं क्या, कि इसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, हम उसको वर्ग बोलते हैं। तो यहीं से हम समझेंगे कि ऐसा अवयव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों क्या हो, एक समान हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक समान हो, हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को हम कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 1 1, ये आपका 2 1, ये आपका 3 1, ये आपका चले आएंगे तो ये 1 2, ये 1 3, यहाँ पर आ जाओ 2 2, ये आपका 2 3, यहाँ आ जाइए 3 2 और ये आपका 3 3। जरा देखिए सभी लोग, A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो जरा बताओ, स्तंभ की और पंक्ति की बात करते हैं। कितने पंक्ति हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्ति की संख्या कितना आ गया, 3। स्तंभ की बात करते हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो यह किस कोटि का हुआ, 3 क्रॉस 3 कोटि का हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सा अवयव हुआ, वर्ग अवयव। मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ग अवयव। अब इस वर्ग अवयव में जो m होता है वह n के क्या होगा, बराबर। m और n समझे हो ना, ये कोटि को दर्शाता है m क्रॉस n, जहां m जो है और n, तो m क्या है आपका, ये आपका पंक्ति और n क्या है, स्तंभ। m जो है यह पंक्ति को दर्शाता है और n जो है यह किसको दर्शाता है, स्तंभ को। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यह आप ध्यान दीजिएगा, ये आप क्या समझे हो, वर्ग अवयव। अब हम बात करते हैं किसका, विकर्ण अवयव का। तो विकर्ण अवयव की जब बात करेंगे हम, तो यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव का, यदि किसी वर्ग अवयव में, और विकर्ण अवयव की बात करेंगे तो हम यहाँ पर वर्ग अवयव की चर्चा करेंगे। ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव बोलेंगे, अवयव नहीं, ऐसा वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बना देते हैं A1 1, A1 2, A1 3, यहाँ A2 1, यहाँ 2 2 और यहाँ 2 3, फिर यहाँ 3 1, यहाँ 3 2 और यहाँ हम कर देते हैं 3 3। अब आपको ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और विकर्ण की बात करते हैं तो ध्यान देना, वर्ग हमने ये बनाया, विकर्ण क्या है,
ये आपका विकर्ण है, ये आपका क्या है, विकर्ण है। तो इन विकर्णों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो हम किसी एक विकर्ण को ले लें। तो हम एक विकर्ण की जब लेंगे बात, तो ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ विकर्ण कौन सा है, A11 है, A22 है, A33 है। ये आपका क्या है, विकर्ण। ध्यान से देखिएगा, ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया। बचे जितने ये वाला, इधर वाला, ये सभी अवयव जो होंगे क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा, देखिए बन गया। ये आपका जो एग्जाम्पल बना, यह किस पर बना, विकर्ण आवेश। मतलब ऐसा वर्ग आवेश जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, विकर्ण आवेश कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, विकर्ण आवेश। एकदम ध्यान से, ये तीनों जो विकर्ण, अदिश, इकाई, ये तीनों ना आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि ये तीनों दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं, यह ध्यान देना है। विकर्ण आवेश समझ गए कि ऐसा आवेश जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी क्या हो, शून्य हो, उसको बोलेंगे क्या, विकर्ण आवेश। हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं अदिश आवेश। अब ध्यान दीजिएगा, यही फिगर यही रख रहे हैं, ये अदिश आवेश। अदिश आवेश में क्या होता है कि ऐसा आवेश जिसके जो विकर्ण होंगे, जो विकर्ण के अवयव होंगे, ऐसा आवेश जिसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण के जो अवयव होंगे वह एक समान होंगे। अब एक समान होने का मतलब क्या है, शेष क्या होंगे, शून्य होंगे। यह ध्यान देना है आप लोगों को, यह ठीक है। अदिश आवेश यही चीज है कि अदिश आवेश एक ऐसा आवेश है जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो और शेष सभी क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए कि ये 11, ये 22, ये A33 है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे कह देंगे कि A11 बराबर A22 बराबर A33। अगर ये सभी एक दूसरे के क्या हो, आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा आवेश होगा, अदिश आवेश होगा। आप इसको अलग से लिख सकते हो, क्या, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसके जगह पर 1 1 1 1 1 भी कर सकते हैं, 2 2 2 भी कर सकते हैं, 3 3 3 भी कर सकते हैं। जो अंक लिखा रहेगा सभी एक समान होने चाहिए और सभी और शेष क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण के जो अवयव होंगे वह सब एक समान होंगे और अन्य जो शेष है वो सब क्या होंगे, शून्य होंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, अदिश आवेश बोलेंगे। आपको समझ में आया, 1 1 1 लिखो, 2 2 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5, लेकिन जो भी अंक होगा सब एक समान होगा और शेष सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। अब आइए, विकर्ण जान गए, अदिश जान गए। अब इसी के आधार पर हम इकाई जान जाएंगे। इकाई क्या होता है, या इसको हम तत्समक आवेश बोलते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इकाई या तत्समक आवेश में एक ऐसा आवेश जिसके जो विकर्ण के अवयव होंगे वह एक होंगे, ओनली वन। क्या होंगे, केवल, मतलब ऐसा आवेश जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। एक के अलावा और कोई अंक नहीं होना चाहिए और उसके बाद शेष क्या होने चाहिए, शून्य। शेष क्या हो, शून्य हो। यही आपको ध्यान देना है। ऐसा आवेश जिसके मुख्य जो विकर्ण है, जो विकर्ण है उसके सभी अवयव क्या हो, एक हो, सभी अवयव क्या हो, एक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई या तत्समक आवेश। तो हमारे पास 3 ऐसे आवेश हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। कौन कौन, विकर्ण आवेश। विकर्ण आवेश में क्या है कि ऐसा आवेश जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी क्या हो, शून्य हो। और विकर्ण आवेश में जो मुख्य विकर्ण होगा वहां पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है।
अदिश अवयव में ऐसा अवयव जिसका जो विकर्ण के अवयव होंगे वह एक समान होंगे, अशेष शून्य होंगे। इकाई अवयव, अब इकाई जो अवयव है इसमें जो विकर्ण होगा वहां केवल एक होना चाहिए और शेष क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अब इन तीनों में एक रिलेशन मिलता है, तीनों में रिलेशन क्या मिलेगा यह आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे अब यहाँ पर हम कुछ नोट्स लिखे हैं, इस नोट्स को आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यदि ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस नोट्स को पढ़ते ही समझ में आपको आ जाएगा। पहला नोट्स क्या है, प्रत्येक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। देखो इकाई अवयव कहाँ है, ये है ना, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 1 1 1, एक से अधिक नहीं, 2 नहीं लिखेंगे, 2 3 कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 1 1 1। तो क्या कहा है कि प्रत्येक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। विकर्ण अवयव में क्या था कि विकर्ण अवयव में हम यह लिखे थे कि विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य होंगे। तो यहाँ शेष अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण में बराबर भी आ सकते हैं, बराबर नहीं भी आ सकते हैं, तो कोई उसे दिक्कत नहीं है। तो विकर्ण अवयव में बराबर भी होगा तो भी विकर्ण अवयव कहलाएगा, अलग अलग होगा तो भी विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो इकाई जो होगा वह विकर्ण अवयव कहला सकता है। अब आजा, फिर प्रत्येक इकाई जो होगा वह सदिश अवयव भी कहलाएगा, क्योंकि इकाई अवयव ये अदिश अवयव क्यों कहलाएगा, क्योंकि अदिश अवयव अभी पढ़े हो कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान हो। तो हम 1 1 1 एक समान है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अदिश अवयव कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 2 2 2 लिख दिए तो हम इसको अदिश बोलेंगे, लेकिन हम इकाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इकाई में 2 नहीं होता, इकाई में केवल एक ही होता है। इसलिए दूसरा भी आपको समझ में आ गया, इकाई प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव होता है। तीसरे की बात करेंगे तो अब इकाई से थोड़ा हट गया है, अब बात किया है किसका, अदिश का। तो जो अदिश अवयव है वह विकर्ण अवयव होगा। मतलब अदिश अवयव क्या है कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान हो। तो हमारे विकर्ण अवयव में एक समान होगा तो भी ठीक, एक समान नहीं होगा तो भी ठीक, वह विकर्ण अवयव होगा। लेकिन अदिश वाले में एक समान होने चाहिए। यहाँ 3 3 3 है तभी इसको अदिश कहेंगे। आप विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम 3 के बाद यहाँ 2 कर दिए और यहाँ पर हम 4 कर दिए तो हम इसको केवल विकर्ण कह सकते हैं, न तो अदिश कहेंगे और न तो इकाई कहेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये बेसिक था अवयव के बारे में, ये पहला पार्ट है अवयव चैप्टर का। इसके बाद अगला जो इसका भाग है आपको अगले वीडियो में डाला जाएगा। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, और आप जितने भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितना सहयोग करोगे मैं आपके सामने, मैं आपके लिए और से और अधिक से अधिक मेहनत करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। प्रसन्न रहो, मस्त रहो।